हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडीज मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग काम, आराम और जीवन अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के भारत में कलकत्ता शहर ने लेखकों और कई अन्य लोगों को आश्चर्यचकित और भ्रमित किया, क्योंकि यह व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और नौकरियों के अवसरों से भरा शहर था। यह शहर धोखाधड़ी, गरीबी, घटिया आवास, जाति, लिंग और धार्मिक पहचान के भ्रम से भरा था। इसने विपरीत छवियों और अनुभवों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, जैसे धन और गरीबी, वैभव और जिंदगी, अवसर और निराशाएं, या उपरोक्त सभी। आप लोगों को याद होगा कि सन 1880 में दुर्गाचरण राय ने एक उपन्यास लिखा था जिसका शीर्षक था देवगानेर मर्त्य आगमन, अर्थात देवता धरती पर उतरे। तो इस उपन्यास में इन्होंने दिखाया है कि ब्रह्मा जी जो है कलकत्ता की सैर पर जाते हैं। तो कलकत्ता की सैर पर जाने पर उन्हें कलकत्ता की दो छवियां देखने को मिलती हैं। एक और कलकत्ता जो है व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और नौकरियों के अवसरों से भरा हुआ है। वहीं एक और कलकत्ता में वो अनियमितता देखते हैं। कलकत्ता में वो देखते हैं कि वहाँ पर धोखाधड़ी है, गरीबी है, घटिया आवास है, जाति, लिंग और धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है। ये सब चीज़ें देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कलकत्ता की दो छवियां हैं। एक और धन दिखाया गया है तो एक और गरीबी है, एक और वैभव है तो एक और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर अवसर हैं तो निराशाएं भी हैं। तो यहाँ पर आपके सभी के सभी विकल्प सही हो जाएंगे। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने देवगानेर मर्त्य आगमन, इन धरती पर देवता उतरे, उपन्यास लिखा था? दुर्गाचरण राय, बंकिम चंद्र, रॉलैंडसन, रेमंड अनविन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन 1880 में दुर्गाचरण राय ने उपन्यास लिखा था। तो आंसर है आपका ए वाला। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन शहर निप्पुर वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? मिस्र, ईरान, इराक, जॉर्डन। देखिए, सुमेरियन सभ्यता से बिलोंग करने वाले शहर निप्पुर जो है ये वर्तमान में इराक में पड़ता है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले लंदन में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मौजूद नहीं था? कपड़ा और जूता, लकड़ी और फर्नीचर, धातु और इंजीनियरिंग, छपाई और स्टेशनरी, सर्जिकल उपकरण, घड़ियां और कीमती धातु उपकरण, मोटर कार और बिजली के सामान। देखिए, लंदन में प्रथम विश्व युद्ध से पहले यहाँ पर गोदी के अलावा 5 तरह के उद्योग हुआ करते थे, जिनमें परिधान और जूता उद्योग, लकड़ी और फर्नीचर उद्योग, धातु और इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग, साथ ही साथ शल्य चिकित्सा उपकरण बनाने वाले उद्योग और घड़ी और कीमती धातुओं को निर्माण करने वाले उद्योग शामिल थे। यहाँ पर जो है मोटर कार और बिजली के सामान वाला जो उद्योग है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये फला फूला है। 1914 से लेकर 1918 के बीच में इसका विकास हुआ है। तो यहाँ पर आपका डी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर है। तो आंसर है आपका डी वाला। पांचवा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में लंदन के निम्नलिखित उद्योगों में से किसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार नहीं मिला? कपड़ा और जूता, लकड़ी और फर्नीचर, विद्युत उपकरण, छपाई और स्टेशनरी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मोटर उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग स्टार्ट हुआ है, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में ये उद्योग स्टार्ट हुए हैं, तभी इसमें लोग शामिल हुए हैं। 19वीं शताब्दी में ये उद्योग यहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शहर की विशेषता नहीं है? बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र, व्यापार और उद्योग का केंद्र, समरूप जनसंख्या, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। शहर जो है बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार और उद्योग भी फलता फूलता है। शहर में ही जो है राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियाँ भी संपन्न होती हैं। हालांकि शहर में समरूप जनसंख्या नहीं होती है, बल्कि जनसंख्या के विभिन्न वर्ग यहाँ पर रहते हैं, यानी अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं। तो समरूप जनसंख्या नहीं है, एक जैसी जनसंख्या नहीं है। तो यहाँ पर सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। सातवां प्रश्न है, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन पुस्तक किसने लिखी थी? दुर्गाचरण राय, एंड्रयू मियन्स, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन ये पुस्तक जो एंड्रयू मियन्स ने लिखी थी। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। आठवां प्रश्न है, इंग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और फैक्ट्री कानून
कब लागू किए गए? 1850, 1870, 1870 1902, 1870 1890, 1902 1920। देखिए, इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा कानून जो है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 में, और फैक्ट्री कानून जो है 1902 में लागू किया गया था। तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 9वां प्रश्न है, चार्ल्स बूथ कौन थे और वे किस लिए जाने जाते हैं? एक धनी व्यापारी जिसने लंदन के श्रमिकों का सामाजिक सर्वेक्षण किया, एक परोपकारी व्यक्ति जिसने लंदन में गरीबों के लिए काम किया, एक लिवरपूल जहाज मालिक जिसने 1887 में लंदन की पूर्वी छोर पर कम कुशल श्रमिकों का पहला सामाजिक सर्वेक्षण किया, 19वीं शताब्दी में लंदन की सामाजिक स्थितियों पर एक लेखक। चार्ल्स बूथ जो हैं ये लिवरपूल के एक जहाज मालिक थे जिन्होंने सन 1887 में लंदन के पूर्वी छोर पर रहने वाले कम कुशल श्रमिकों का इन्होंने पहला सामाजिक सर्वेक्षण किया था। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 10वां प्रश्न है, लंदन को साफ करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम थे। बर्लिन और न्यूयॉर्क की तरह अपार्टमेंट के बड़े ब्लॉक बनाए गए, प्रदूषण कम करने और शहर के परिदृश्य का निर्माण करने के लिए इलाकों को भीड़भाड़ मुक्त किया गया और खुली जगह छोड़ी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किराया नियंत्रण लागू किया गया। उपरोक्त सभी। देखिए, लंदन को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए यहाँ पर बर्लिन और न्यूयॉर्क की तरह अपार्टमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक बनाए गए थे। प्रदूषण को कम करने के लिए और शहर के परिदृश्य का निर्माण करने के लिए यहाँ पर इलाकों को भीड़भाड़ से मुक्त किया गया, यानी यहाँ पर जो अवैध बस्तियाँ थीं उनको ढहा दिया गया और उनके स्थान पर खुली जगह यहाँ पर छोड़ दी गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर किराया नियंत्रण कानून भी लागू किया गया था। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को साफ करने के लिए अंग्रेजों ने कई कदम उठाए? शिकागो, बर्लिन, न्यूयॉर्क, लंदन। लंदन शहर को साफ करने के लिए अंग्रेजों ने कई कदम उठाए थे। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 12वां प्रश्न है, ब्रिटेन में किराया नियंत्रण कब लागू किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1950 के दशक में, 18वीं सदी के अंत में। ब्रिटेन में किराया नियंत्रण कानून जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू किया गया था। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 13वां प्रश्न है, गार्डन सिटी के सिद्धांत का विकास किसने किया? थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स बूथ, एबेनेजर हार्वर्ड। देखिए, वास्तुकार और योजनाकार एबेनेजर हार्डन ने गार्डन सिटी अर्थात बगीचों का शहर इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने उद्यान नगर के रूप में डिजाइन किया था? लंदन, मैनचेस्टर, न्यू अर्जविक, लंकाशायर। देखिए, हार्वर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने न्यू अर्जविक नाम से एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 15वां प्रश्न है, दुनिया में भूमिगत रेलवे का पहला खंड कब खोला गया था? 10 जनवरी 1860, 10 जनवरी 1861, 10 जनवरी 1862, 10 जनवरी 1863। दुनिया में भूमिगत रेलवे का पहला खंड लंदन में 10 जनवरी 1863 को खोला गया था। तो आंसर है आपका यहां पर डी वाला। 16वां प्रश्न है, दुनिया में भूमिगत रेलवे का पहला खंड 10 जनवरी 1863 को लंदन के किन दो स्टेशनों के बीच खोला गया था? लंकाशायर से मैनचेस्टर, लंदन से लंकाशायर, लीड्स से मैनचेस्टर, पैडिंगटन से फेरिंगटन स्ट्रीट। देखिए, यहाँ पर भूमिगत रेलवे का पहला खंड जो है लंदन के पैडिंगटन स्ट्रीट से लेकर फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच में खोला गया था। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 17वां प्रश्न है, लंदन में भूमिगत रेलवे शुरुआत में बहुत लोकप्रिय नहीं थी, इसके कारण थे? इन्हें स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता था, गंधक, कोयला, धूल और दुर्गंध युक्त धुएं का मिश्रण, 2 मील रेलवे बनाने के लिए 900 घरों को नष्ट करना पड़ा, इससे गरीबों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। चार्ल्स डिकेंस जैसे कई लेखकों का मानना था कि लोहे के राक्षसों ने गंदगी और अस्वस्थता को और बढ़ा दिया है, या उपरोक्त सभी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लंदन में जो भूमिगत रेलवे स्टार्ट की गई थी उसका इंजन भाप का इंजन था, और उस समय भाप के इंजन जो थे कोयले से चलते थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोयले के जलने से बहुत सारी विषैली गैसें निर्मुक्त होती हैं। तो कोयला के दहन से गंधक, धूल और दुर्गंधयुक्त जो गैसें होती थी या धुआं होता था, ये बाहर निकलता था, जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरा था।
इसके अलावा उस समय 2 मील रेलवे लाइन बनाने के लिए तकरीबन 900 घरों को नष्ट करना पड़ता था। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर गरीबों का विस्थापन हुआ। उस समय के कई लेखकों ने जो यहाँ पर रेलवे है इसको लोहे के राक्षस की संज्ञा दी है। तो उनका मानना यह था कि लोहे के राक्षसों ने गंदगी और अस्वस्थता को और बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपके सभी के सभी विकल्प सही हैं। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है, लौह राक्षस किसे कहा जाता था? औद्योगिक शहर, नए कारखाने, टेनेमेंट, लंदन भूमिगत रेलवे। देखिए यहाँ के लेखक चार्ल्स डिकेंस ने लंदन भूमिगत रेलवे को लौह राक्षस की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 19वां प्रश्न है, व्यक्तिवाद एक सिद्धांत है जो बढ़ावा देता है पुरुषों और महिलाओं के बीच एक नई भावना, सामूहिक मूल्यों से मुक्ति, समुदाय की बजाय व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को, महिलाओं पर पुरुषों की श्रेष्ठता, सार्वजनिक स्थान को पुरुषों का विशेषाधिकार और घरेलू क्षेत्र को महिलाओं के लिए उचित स्थान। देखिए व्यक्तिवाद एक सिद्धांत है जो समुदाय की बजाय व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को बढ़ावा देता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 20वां प्रश्न है, चार्टिज्म आंदोलन किसके लिए था? समान काम के लिए समान वेतन, वयस्क पुरुष मताधिकार, काम के सीमित घंटे, महिला मताधिकार। ठीक है, चार्टिज्म आंदोलन जो है सभी वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार के पक्ष में आंदोलन था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह ने 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में वयस्क पुरुषों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की थी? ईसाई आंदोलन, संयम आंदोलन, गोदी मजदूर, चार्टर आंदोलन। देखिए चार्टर आंदोलन ने 18वीं सदी में ब्रिटेन में सभी वयस्क पुरुषों के लिए मतदान के अधिकार की डिमांड की थी। तो आंसर है आपका डी वाला। 22वां प्रश्न है, संयमता आंदोलन का क्या उद्देश्य था? समाज सुधारकों द्वारा उच्च वर्गों में मादक पेय पदार्थों के सेवन को कम करने के उद्देश्य से किया गया एक प्रयास, सड़कों पर शराब पीने पर रोक लगाने के लिए अमीरों द्वारा संचालित एक सुधार आंदोलन, ब्रिटेन और अमेरिका में मध्यम वर्ग के नेतृत्व में एक सामाजिक सुधार आंदोलन जिसका उद्देश्य श्रमिक वर्गों में शराब की लत को कम करना था, या इनमें से कोई नहीं। देखिए संयमता आंदोलन जो है ये ब्रिटेन और अमेरिका में चला था और ये यहाँ के मध्यम वर्ग ने यहाँ पर ये आंदोलन चलाया था जो कि एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य जो श्रमिक वर्ग है या मजदूर वर्ग है उससे शराब की लत को कम करना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 23वां प्रश्न है, 1886 में लंदन के गरीबों ने दंगा भड़का दिया क्योंकि उन्होंने गरीबी की भयानक परिस्थितियों से राहत की मांग की। पुलिस ने डेप्टफोर्ड से लंदन तक उनके शांतिपूर्ण मार्च को तितर-बितर कर दिया। दुकानदारों ने उनका समर्थन नहीं किया था। 1886 की भीषण सर्दी ने सभी भारी काम ठप कर दिए और लंदन के गरीबों की दुर्दशा और गरीबी को और बढ़ा दिया था। देखिए यहाँ पर 1886 में दंगा भड़कने का रीज़न ये था कि 1886 की जो भीषण सर्दी पड़ी थी उस समय यहाँ पर लोगों के काम धंधे ठप पड़ गए थे। तो ऐसे में यहाँ के गरीबों की दुर्दशा और गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग काफ़ी ज़्यादा व्याकुल थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 24वां प्रश्न है, बैरॉन हॉसमैन का नाम किस शहर के पुनर्निर्माण से जुड़ा है? लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस। बैरॉन हॉसमैन का नाम जो है पेरिस शहर के पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिडेंसी शहर नहीं था? कलकत्ता, भोपाल, मद्रास, बॉम्बे। देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में 3 प्रेसिडेंसी शहर थे जिसमें कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे शामिल थे, लेकिन इसमें भोपाल नहीं था। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी वाला। 26वां प्रश्न है, अंग्रेजों के हाथों में जाने से पहले बंबई के 7 द्वीप निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के अधीन थे? पुर्तगाली, जर्मन, फ्रांसीसी, डच। देखिए बंबई जो है 7 द्वीपों का समूह था जिस पर कभी पुर्तगालियों का नियंत्रण हुआ करता था। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 27वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख शहर था? कलकत्ता, मद्रास, बंबई, सूरत। देखिए 19वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख शहर बंबई था। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 28वां प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के निम्नलिखित में से किससे विवाह में दहेज के रूप में बॉम्बे ब्रिटिश हाथों में चला गया? एक फ्रांसीसी राजकुमारी,
एक पुर्तगाली राजकुमारी, एक मुगल राजकुमारी, एक डच राजकुमारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया था और विवाह के समय उन्हें दहेज के रूप में बम्बई प्रदान किया गया था और बाद में उन्होंने इसी बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। तो ऐसे करके बम्बई जो था ये ब्रिटिश के नियंत्रण में चला गया था। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 29वां प्रश्न है, बम्बई में नगर नियोजन किस भय के परिणाम स्वरूप हुआ? सामाजिक क्रांति, प्लेग महामारी, आग, भीड़भाड़। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं लंदन में नगर नियोजन का काम जो था वो सामाजिक क्रांति के भय से स्टार्ट हुआ था। वहीं बम्बई में नगर नियोजन का काम जो है प्लेग महामारी के भय से स्टार्ट हुआ था। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी बना? 1819, 1850, 1872, 1880। अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद ये शहर तेजी से फैलने लगा था। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक ने बम्बई में बड़े पैमाने पर प्रवास को प्रोत्साहित नहीं किया? बम्बई ने लंबे समय तक भारत के समुद्री व्यापार पर अपना दबदबा बनाए रखा। बम्बई में आने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर थे। रेलवे ने बड़े पैमाने पर प्रवास को प्रोत्साहित किया। कच्छ जैसे आसपास के क्षेत्रों में अकाल ने लोगों को बम्बई की ओर आकर्षित किया। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं अंग्रेजों के बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाने से पहले बम्बई का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन जब 1819 में अंग्रेजों ने बम्बई को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी बना दिया है उसके बाद इसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर बंदरगाह का विकास किया गया है और बंदरगाह के विकास करने के बाद भारत के पश्चिमी समुद्री व्यापार पर इसका दबदबा हो गया है। हालांकि लंबे समय तक भारत के समुद्री व्यापार पर इसका दबदबा नहीं था, क्योंकि उस समय सूरत बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था। तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा, बाद बाकी बी सी डी सही है। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 32वां प्रश्न है, भारत के किस शहर को मायापुरी या सपनों का शहर कहा जाता है? दिल्ली, चंडीगढ़, पूना, बम्बई। बम्बई को मायापुरी या सपनों का शहर कहा जाता है। तो आंसर है आपका डी वाला। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बॉम्बे शहर लंदन से अधिक भीड़भाड़ वाला था? 1840 के दशक में एक लंदन वासी के पास औसतन 155 वर्ग गज जगह थी। बॉम्बे में केवल 95 वर्ग गज जगह थी। लंदन एक योजना के अनुसार विकसित हुआ, मुंबई नहीं, इसलिए यह अधिक भीड़भाड़ वाला था। 1972 तक, देखिए यहाँ पर 1972 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर 1872 होगा। 1872 तक लंदन में प्रति घर औसतन 8 व्यक्ति रहते थे, लेकिन बॉम्बे में यह घनत्व 20 तक पहुँच गया था। देखिए यहाँ पर अगर 1872 का आंकड़ा उठाकर देखें तो 1872 में लंदन के प्रति घर में औसतन 8 व्यक्ति निवास करते थे, वहीं बॉम्बे में यह घनत्व जो था 20 व्यक्तियों तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर आपका डी वाला आंसर सही है। तो आंसर होगा आपका डी वाला। 34वां प्रश्न है, चौलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बहुमंजिला इमारतें थीं, यहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहते थे, इनका स्वामित्व सरकार के पास था, ये शहर के मूल भाग में थे। देखिए, बम्बई में जैसे जैसे बम्बई शहर का विकास हुआ है तो बम्बई में चौलों का निर्माण भी हुआ है। तो चौलें जो थीं ये बहुमंजिला इमारतें थीं जिनमें मजदूर वर्ग के लोग निवास करते थे। इन इमारतों का स्वामित्व बड़े बड़े व्यापारियों या फिर धनाढ़ सेठों के हाथ में था। उन्होंने ही ये चौलें बनवाई थी और ये चौलें जो थीं शहर के मूल भाग में स्थित थीं। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा, यानी इन पर सरकार का स्वामित्व नहीं था। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 35वां प्रश्न है, बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1861, 1898, 1899, 1862। बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 में हुई थी। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बैक बे रिक्लेमेशन कंपनी को बॉम्बे के पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका मिला? 1858, 1862, 1864, 1848। देखिए, 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका एक निजी कंपनी बैक बे रिक्लेमेशन को दिया गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला।
37वां प्रश्न है, भारत में पहली फिल्म 1896 में किसके द्वारा बनाई गई थी? दादा साहेब फाल्के, हरिश्चंद्र भाटवाडेकर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर। देखिए, सन 1896 में हरिश्चंद्र भाटवाडेकर ने एक कुश्ती मैच को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था, जो कि भारत की पहली चलचित्र फिल्म थी। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 38वां प्रश्न है, दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? CID, पूरब और पश्चिम, राजा हरिश्चंद्र, देवदास। दादा साहब फाल्के ने 1913 में हरिश्चंद्र मूवी बनाई थी, जो कि भारत की पहली मूक फिल्म थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 39वां प्रश्न है, बंबई में भूमि की कमी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता था? ऊंची इमारतों द्वारा, बड़े पैमाने पर पुनर्गढ़ परियोजनाओं के माध्यम से, प्रवासी लोगों को उनके मूल घरों में भेजकर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बंबई में ज़मीन की समस्या थी, यानी ज़मीन की यहाँ पर कमी थी। तो यहाँ पर क्या किया गया? बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया गया, यानी यहाँ पर पुनर्गढ़ परियोजनाएं चलाई गई हैं। जैसे जो दलदली भूमि है उसको साफ किया गया है, वहाँ पर बस्तियाँ बसाई गई हैं। इसके माध्यम से यहाँ पर ज़मीन का विकास किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर का वायु प्रदूषण का लंबा इतिहास रहा है? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली। देखिए, कलकत्ता शहर का भारत में वायु प्रदूषण का लंबा इतिहास रहा है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 41वां प्रश्न है, बॉम्बे में सबसे पहली पुनर्गढ़ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1780, 1784, 1783, 1864। देखिए, बंबई के 7 टापुओं को मिलाने की दिशा में सबसे पहली जो परियोजना थी ये 1784 में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस विचार का समर्थन करता है कि कलकत्ता में वायु प्रदूषण का एक लंबा इतिहास रहा है? यह दलदली भूमि पर बसा है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न कोहरा और उद्योगों से निकलने वाला धुआं मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। यहाँ की एक विशाल जनसंख्या अपने दैनिक जीवन में ईंधन के रूप में गोबर और लकड़ी पर निर्भर है। उद्योग और कोयले से चलने वाले भाप इंजनों का उपयोग वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, या उपरोक्त सभी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कलकत्ता दलदली भूमि पर बसा हुआ है, और दलदली भूमि पर बसे होने की वजह से यहाँ पर कोहरा उत्पन्न होता है। साथ ही साथ यहाँ पर उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है, तो उनसे भी धुआं निकलता है। तो उनसे निकलने वाला जहरीला धुआं जब कोहरे के साथ मिलता है तो धूम्र कोहरा बनाता है। यहाँ की जो एक विशाल आबादी है, ये अपने दैनिक जीवन की जो गतिविधियाँ हैं, तो उनके लिए ये गोबर और लकड़ी पर निर्भर है। तो इसके दहन से भी धुआं निकलता है। यहाँ पर जो उद्योग धंधे लगाए गए थे वो भाप इंजनों पर आधारित थे। तो इन सब की वजह से यहाँ पर वायु प्रदूषण का एक लंबा इतिहास रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 43वां प्रश्न है, भारत का पहला शहर कौन सा था जहां 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। देखिए, कलकत्ता भारत का पहला शहर था जहां पर 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो आंसर है आपका ए वाला। 44वां प्रश्न है, डॉम्बी एंड सन किसके द्वारा लिखी गई थी? मार्टिन लूथर, R.L. स्टीवेंसन, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस। देखिए, लंदन के लेखक चार्ल्स डिकेंस ने डॉम्बी एंड सन पुस्तक लिखी थी। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।